सो हेलो एवरीवन, लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी एफोरिज्म 8 के बारे में, जिसमें मैंने आपको एफोरिज्म 8 का पूरा जिस्ट बताया था, एफोरिज्म 7 के बारे में बताया था और एफोरिज्म 8 का जो फुटनोट है वो भी एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफोरिज्म 9 के बारे में, 10 के बारे में और 11 के बारे में। तो ये जो तीन एफोरिज्म्स हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के, क्योंकि इसके अंदर हम वाइटल फोर्स की बात करते हैं। वाइटल फोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा है। आप प्लीज़ इसे इग्नोर करना कि मैंने ये कैसे वाइटल फोर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो वाइटल फोर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसने फेस किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है हमेशा से। और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो वाइटल फोर्स का ही है। तो इसमें डॉक्टर हैनीमैन क्या कहते हैं, तो चलिए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले वाइटल फोर्स इन हेल्थ की बात करते हैं एफोरिज्म 9 में। तो वो कहते हैं कि जब एक मैन एक हेल्दी कंडीशन में होता है, इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन, जो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स होती है, जिसको हमने ऑटोक्रेसी या डॉक्टर हैनीमैन ने जिसको ऑटोक्रेसी भी कहा है और डायनेमिक्स भी कहा है, वो पूरी मटेरियल बॉडी को, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को एनिमेट करती है और उसके ऊपर रूल करती है और उसके सभी पार्ट्स को एडमायरेबल हारमोनियस वाइटल ऑपरेशन में रखती है। मतलब कि बिल्कुल हारमोनियस तरीके से हमारा होम्योस्टेसिस चलता रहे, ये वाइटल फोर्स इंश्योर करती है। चाहे वो सेंसेशंस हों, चाहे वो फंक्शंस हों, सब बिल्कुल हारमोनियस फॉर्म में चलता रहे, जिससे कि जो हमारा रीजन गिफ्टेड माइंड है, मतलब कि जो हमारा माइंड है वो हमारी हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए काम कर सके, मतलब कि दूसरे टास्क पे फोकस कर सके। हमारा फोकस हमारी इस बॉडी को कंट्रोल करने पे ना रहे। इसलिए जो गॉड है उन्होंने हमें वाइटल फोर्स दिया है, जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी अपने आप, जैसे आप देखोगे हार्ट बीट अपने आप चलती रहती है। बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो हमें सोचना नहीं पड़ता कि वो कब रिपेयर होगी या उसे कैसे रिपेयर करना है, वो अपने आप सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं बॉडी की, उससे हील हो जाती है। और अगर हम अपने डाइट और रेजिमेंट को सही रखते हैं तो हमारी बॉडी अपने आप को एक हेल्दी स्टेट में मेंटेन करने में केपेबल होती है। तो यही वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट एफोरिज्म 9 में बताया है। तो वाइटल फोर्स हेल्थ में कैसी होती है इसका एक्सप्लेनेशन दिया है डॉक्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म 9 में। अब देखते हैं एफोरिज्म 10 में डॉक्टर हैनीमैन ने क्या कहा है। तो अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म 10, वाइटल फोर्स इन डेथ। अब कैसा होगा वाइटल फोर्स डेथ में, तो डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि डेथ का मतलब ही होता है एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स। तो जो मटेरियल ऑर्गेनिज्म है वो विदाउट द वाइटल फोर्स इज केपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। देखो मैंने आपको बताया कि हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो अपने सारे फंक्शन खुद मेंटेन कर लेती है। तो जब ये वाइटल फोर्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती तो बॉडी कोई भी सेंसेशन नहीं ले सकती, कोई भी फंक्शन नहीं कर सकती और अपना सेल्फ प्रिजर्वेशन भी नहीं कर सकती। और अब जब ये कुछ भी नहीं कर पा रही, मतलब कोई भी सेंसेशन नहीं कर पा रही, कोई भी जो फंक्शन है वो नहीं कर पा रही, तो ये जो मटेरियल बॉडी है हमारी, ये सिर्फ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के, एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में रहती है और डीके कर जाती है। क्योंकि जितने भी ये फंक्शन थे जो कि मेंटेन करना था, सेंसेशन, फंक्शन और सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये वाइटल फोर्स के फंक्शन थे। तो जब ये वाइटल फोर्स ही नहीं रहेगा तो ये सारे फंक्शन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो 6th एडिशन में ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। एफोरिज्म 10 में लिखा हुआ है कि 6th एडिशन में डॉक्टर हैनीमैन ने वो फोर्स को हटा के प्रिंसिपल लिख दिया था वाइटल फोर्स के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, आई थिंक ये रहा, सेल्फ प्रिजर्वेशन के बाद। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के बाद लिखा है क्योंकि ये डेड है तो अब ये सिर्फ एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में है, ये डीगे हो जाती है और अगेन रिजॉल्व इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये अपने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिके हो जाती है हमारी बॉडी, मटेरियल बॉडी। अब एफोरिज्म 11 में क्या कहा है डॉक्टर हैनीमैन ने, तो वाइटल फोर्स इन डिजीज़ की बात की गई है एफोरिज्म 11 में। अब वाइटल फोर्स डिजीज़ में कैसा होता है, अभी हमने ऊपर बात की वाइटल फोर्स हेल्थ में कैसा होता है, वाइटल फोर्स डेथ में, एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स को ही हम डेथ कहते हैं। और वाइटल फोर्स इन डिजीज़ क्या होता है, जब कोई पर्सन इल हो जाता है, मतलब बीमार हो जाता है, तो जो उसकी ये वाइटल फोर्स है सिर्फ इसी में ही कोई डिरेंजमेंट हुआ होता है जिसकी वजह से वो बीमार है। इट इज़ ओनली, देखो उन्होंने ओनली वर्ड भी लिखा है, ओनली दिस स्पिरिचुअल सेल्फ एक्टिंग वाइटल फोर्स एवरीवेयर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म दैट इज प्राइमरीली डीरेंज्ड। मतलब कि इलनेस की बेसिक डेफिनेशन ही यही होनी चाहिए, प्राइमरीली डीरेंजमेंट ऑफ द डायनेमिक इन्फ्लुएंस या डायनेमिक फोर्स या फिर वाइटल फोर्स, ठीक है। अपॉन इट deranged by the dynamic influence upon it of a morbific agent inimical to life। और क्यों हुआ है डीरेंज, क्योंकि कोई डायनेमिक इन्फ्लुएंस था ऐसा जो अफेक्ट कर रहा था जो वाइटल फोर्स है उसको, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स एक एबनॉर्मल स्टेट में चला गया और अब जो पर्सन है वो डिसएग्रीएबल सेंसेशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है
और इरेगुलर प्रोसेसेस हो रहे हैं उसके अंदर, जिसको हम डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डायनेमिकल इन्फ्लुएंस है ना, ये भी वाइटल फोर्स की तरह डायनेमिक होता है, हम इसको भी नहीं देख सकते। और ये सिर्फ खुद को हमें पहचानेंगे कैसे इसे कि किसी के अंदर ये इनिमिकल सब्सटेंस आ चुका है या ये इनिमिकल डायनेमिक इन्फ्लुएंस आ चुका है, तो ये सिर्फ हमें उसके सिम्टम से पता चलेगा। ठीक है, इन सेंसेशन एंड फंक्शन ऑफ दोज पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सपोज टू द सेंसेस ऑफ ऑब्जर्वर एंड फिजिशियन। मतलब कि जो ऑब्जर्वर है, जो फिजिशियन है, जब वो साइंस एंड सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेगा तभी वो जान सकता है कि कोई पर्सन बीमार है या नहीं। डैट इज बाय मॉर्बिड सिम्टम्स एंड इन नो अदर वे कैन इट मेक इट सेल्फ नोन। मतलब कि बीमारी का पता हमें सिर्फ सिम्टम्स के थ्रू ही चल सकता है। जो सिम्टम्स आ रहे हैं इंडिविजुअल में, उसके थ्रू ही जो वाइटल फोर्स है वो अपनी डीरेंजमेंट को एक फिजिशियन को शो करता है। सो वाइटल फोर्स इन डिजीज कैसा होता है, ये आप एक बार दोबारा सुन लेना, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे एफोरिज्म थोड़ा सा मुश्किल है। तो एफोरिज्म 11 में वाइटल फोर्स इन डिजीज़ की बात की गई है। ठीक है, अब इसका ना जो फुटनोट है उसके अंदर दो चीज़ें बताई गई हैं। मटीरिया पेकेंस, मतलब कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस को मटीरिया पेकेंस कहा गया है। वैसे मटीरिया पेकेंस का मतलब होता है मटीरियल कॉज। तो डायनेमिक इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक फिजिशियंस क्या होता है कि जो मटीरियल कॉजेज होते हैं वही हमारे अंदर बीमारी कॉज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। डॉक्टर हैनेमैन ने कहा है जो डायनेमिकल कॉजेज होते हैं, डायनेमिक इन्फ्लुएंस होता है, उसकी वजह से ही हमारे अंदर ऑर्गेनिजम्स एंटर कर पाते हैं, वही मॉर्बिफिक इन्फ्लुएंसेस हमें बीमार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब एक लॉन्ग फुटनोट आया है 6th एडिशन में कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस होता क्या है, इसके ऊपर डायनेमिक पावर होती क्या है। तो इसमें वो कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे जो हमारी अर्थ है वो इनविजिबल एनर्जी, हमें पता है ग्रेविटेशन के थ्रू मून को अपने अराउंड 28 डेज और सेवरल आवर्स में रिवॉल्व कराती है। ठीक है, और सेम जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड करती रहती है। ठीक है, अब हमें इनका तो कुछ नहीं पता कि इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। वैसे हमने साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ी है तो हमें पता है कि ग्रेविटेशन के फोर्स की वजह से, बट हम बिल्कुल ऐसे कॉज एंड इफेक्ट का एक रिलेशन इनके बीच में नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। वैसे ही आप देखोगे मून भी सी के ऊपर, सी बेड पे अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है और उसकी वजह से लो टाइड और हाई टाइड आते हैं, बट वो भी एक डायनेमिक फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि हम ये चीज़ें देख रहे हैं होती हुई विदाउट रिकॉग्नाइजिंग अ सेंसिबल कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। मतलब हम कॉज एंड इफेक्ट के बीच में कोई सेंसिबल कनेक्शन नहीं देख पा रहे, फिर भी हम ये चीज़ें होते हुए देख रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हम डिजीज़ के अंदर वो जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं उनको नहीं चेक कर पाते, उनको नहीं देख पाते ठीक से, बट वो डिजीज़ हो क्या रही है उसको देख सकते हैं। जैसे हम ग्रेविटेशन को नहीं देख सकते बट उसके इफेक्ट को देख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम कॉजेटिव फैक्टर्स को नहीं देख सकते बल्कि उसके इन्फ्लुएंस, मतलब वो जो साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी पे, उसको देख सकते हैं। ठीक है, Only the cultured, practiced in comparison and deduction, can form for himself a kind of suprasensual idea sufficient to keep all that is material or mechanical in his thought from such concepts. He calls such effects dynamic, virtual, that is, such as a result of absolute specific pure energy and action of one substance upon the another substance. मतलब कि वो कह रहे हैं कि डायनेमिक इन्फ्लुएंस होता क्या है, तो एब्सोल्यूट स्पेसिफिक प्योर एनर्जी एंड एक्शन ऑफ वन सब्सटेंस ओवर द अनदर सब्सटेंस इज द डायनेमिक इन्फ्लुएंस। जैसे कि वो आगे एग्जाम्पल में बताते हैं कि जैसे एक मैग्नेट की एनर्जी होती है, वो पीस ऑफ आयरन और स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, विच इज़ नॉट मटेरियल नॉट मैकेनिकल। हम देखते हैं कि जो आयरन का पीस है वो अट्रैक्ट हो रहा है, बट हम उसके बीच में जो फोर्स काम कर रही है उसको कभी नहीं देख पाते। ठीक उसी तरीके से हम सिक मेकिंग इन्फ्लुएंसेस को नहीं देख सकते, हम सिर्फ उससे प्रोड्यूस होने वाले साइंस एंड सिम्टम्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं दिस इनविजिबल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट, this invisible energy of the magnet does not require mechanical auxiliary means hook or lever to attract the iron। मतलब इसे कोई मटेरियल कनेक्शन की जरूरत नहीं है मैग्नेट को एक आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक उसी तरीके से हमें कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है बिटवीन द कॉज ऑफ डिजीज एंड द डिजीज विच इज़ हैपनिंग। हमें सिर्फ सिम्टम्स को देख के उनको क्योर करने पे फोकस करना है। ठीक है, The magnet draws to itself and this act upon the piece of iron or upon a steel needle by means of purely immaterial। देखो वो कह रहे हैं immaterial, invisible, conceptual, inherent energy, जैसे कि डायनेमिकली इन्फ्लुएंस कर रहा है मैग्नेट। ठीक उसी तरीके से हमारी जो बॉडी होती है वो भी डिजीज इन्फ्लुएंसेस के डायनेमिक इन्फ्लुएंस में होती है। जैसे इसी के फुटनोट में वो डॉक्टर हैनेमैन जो है वो
वॉमिटिंग के बारे में भी बताते हैं कि हम किसी को वॉमिट करते हुए देख लेते हैं तो हमारे अंदर भी वॉमिट जैसा नॉजिएटिंग फील आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस की वजह से होता है। ये डायनेमिक इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग होता है ये आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप उल्टे भी खड़े हो गए, इवन इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन योर हेड, तब भी जो आपका पेरिस्टाल्सिस है वो नीचे की तरफ होगा। बट वॉमिटिंग में क्या होता है? एंटी पेरिस्टाल्सिस, मतलब कि सिर्फ हमने देखा और हमारी बॉडी में एंटी पेरिस्टाल्सिस हो गया, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन अपोज हो गया सिर्फ देखने से। सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट से इतना बड़ा डायनेमिक इन्फ्लुएंस आ गया हमारे ऊपर। ठीक उसी तरीके से जो हमारी मेडिसिन होती है वो एक्ट करती है। तो इसमें सबसे पहले वो स्टील नीडल की बात करते हैं कि जब स्टील नीडल बहुत देर तक किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में रहती है तो वो खुद ही मैग्नेटिक हो जाती है। तो इवन अगर मैग्नेट उसको टच भी नहीं करेगा तब भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट एज अ चाइल्ड विद स्मॉल पॉक्स और मीजल कम्युनिकेट्स टू अ नियर अनटच्ड हेल्दी चाइल्ड इन एन इनविजिबल मैनर, द स्मॉल पॉक्स और मीजल्स दैट इज infects it at a distance without anything material from the infected child going or capable of going to one to be affected। जैसे कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई चाइल्ड है जिसको मीजल्स या स्मॉल पॉक्स है, ठीक उसी तरीके से। तो वैसे तो डॉक्टर हैनीमैन को जर्म थ्योरी का फादर कहा जाना चाहिए। इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे स्प्रेड करता है, ये सबसे पहले डॉक्टर हैनीमैन ने ही एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक दूसरे से। तो उन्होंने बताया है कि जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होती, जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है दैट इज़ गेटिंग ट्रांसफर, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, ठीक है। A purely specific conceptual influence communicated to the near child or measles in the same way as the magnet communicated to the near needle the magnetic property, ठीक है। सेम उसी तरीके से वो कह रहे हैं कि जो मेडिसिन होती हैं वो एक्ट करती हैं और हमें उसी तरीके से मेडिसिन को जज करना चाहिए। सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज मेडिसिन आर मेडिसिन ओनली इन सो फार एज दे पजेस ईच इट्स ओन स्पेसिफिक एनर्जी टू ऑल्टर द वेल बीइंग ऑफ मैन, मतलब कि सभी मेडिसिन के अंदर खुद की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है जिससे वो ऑल्टर कर सकते हैं वेल बीइंग ऑफ मैन को थ्रू डायनेमिक कॉन्सेप्चुअल इन्फ्लुएंस बाय मीन्स ऑफ लिविंग सेंसरी फाइबर। जैसे जिन चीज़ों को हम मेडिसिन कहते हैं वो सिर्फ एनर्जीज होती हैं, दीज आर ओनली एनर्जीज जो कंसेप्चुअल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ पे एक्ट करती हैं और इसी पे उनका जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है वो काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैग्नेट के पास होने से मैग्नेट का जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है वो एनर्जी के थ्रू वो स्टील पे काम करता है, जो उसकी मैग्नेटिक एनर्जी है वो स्टील पे काम करती है और उसको अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक उसी तरीके से जो मेडिसिन्स हैं उनका डायनेमिक इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर काम करता है, ठीक है। एंड दस एवरी स्पेशल मेडिसिनल सब्सटेंस ऑल्टर्स थ्रू अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट वेल बीइंग ऑफ मैन इन अ पिक्यूलियर मैनर एक्सक्लूसिवली इट्स ओन, मतलब कि इसमें वो मेडिसिन की पिक्यूलियरिटी की भी बात कर रहे हैं। देखो कि हर एक मेडिसिनल सब्सटेंस अपने एक तरह के पिक्यूलियर मैनर में इफेक्ट करता है एक आदमी को, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। These medicines act upon our well-being who live without communication of material parts of the medicinal substance, thus dynamically, मतलब जो medicines हैं वो भी dynamically act करती हैं जैसा कि infection dynamically act होता है। Far more healing energy is expressed in a case in point by the smallest dose। देखो अब यहाँ पे सबसे पहले smallest dose की बात की गई है कि अगर हम सबसे छोटा डोज देंगे तो वो बेस्ट डायनामाइज्ड मेडिसिन का जो सबसे छोटा डोज होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। इन विच देयर कैन बी अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, कोई भी मटेरियल सब्सटेंस नहीं होता। अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इस स्मॉलेस्ट डोज के अंदर मटेरियल सब्सटेंस को तो हमें बिल्कुल नहीं दिखेगा, बट जो स्मॉलेस्ट डोज है वो ऑलमोस्ट सर्टेनली काम करती है और हमेशा ही जो हमारा कंसेप्चुअल वाइटल फोर्स है उस पर अपनी मेडिसिनल एनर्जी लगा के उसको फ्री कर देगी फ्रॉम द डिजीज, ठीक है। Only dynamically such great effects as can never be reached by the crude medicinal substance itself taken in large doses। और ये जो डायनेमिक इन्फ्लुएंस है, ये जो क्योरेटिव प्रॉपर्टी है मेडिसिन के अंदर, ये कभी भी ऐसी मेडिसिन के अंदर नहीं हो सकती जो लार्ज डोजेज में दी जा रही हैं, जिनके क्रूड डोज दिए जा रहे हैं। इट इज़ नॉट इन द कॉर्पोरियल एटम्स ऑफ दीज हाईली डायनामाइज्ड मेडिसिन। देखो अब डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं कि ये जो हाईली डायनामाइज्ड मेडिसिन है इनके कॉर्पोरियल एटम्स में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही इनके फिजिकल और मैथमेटिकल सर्फेसिस में ऐसा कुछ है। जो डायनामाइज मेडिसिन हैं वो भी डायनामाइज एनर्जी से फुलफिल्ड है, उनके अंदर मेडिसिनल एनर्जी है। जैसे कि मोर लाइकली देयर लाइज इनविजिबल इन द मॉइस्टन ग्लोब्यूल और इन सॉल्यूशन एंड अनवेल्ड लिबरेटेड। देखो वो कह रहे हैं एन अनवेल्ड, मतलब कि एक बिल्कुल अनकवर्ड सी स्पेसिफिक मेडिसिनल फोर्स है जो कि उस मेडिसिनल सब्सटेंस में है, जो एक्ट कर रही है बाय कांटेक्ट विद द लिविंग एनिमल फाइबर अपॉन द होल ऑर्गेनिज्म।
और वो ये भी कह रहे हैं कि जो मेडिसिन हम देते हैं, डायनेमिक मेडिसिन, वो पूरे ऑर्गेनिज्म, अपॉन द होल ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करती है विदाउट कम्युनिकेटिंग टू इट एनीथिंग मटेरियल, विदाउट एनी मटेरियल कनेक्शन, ठीक है, एंड एक्ट्स मोर स्ट्रांगली द मोर फ्री एंड मोर इमटेरियल द एनर्जी हैज बिकम थ्रू द डायनामाइजेशन। तो वो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा डायनामाइजेशन होगा उतना अच्छा काम करेगी कोई भी मेडिसिन। It is then so utterly impossible for our age, celebrated for its wealth in clear thinkers, to think of dynamic energy as something non-corporeal। कह रहे हैं कि अभी ये इम्पॉसिबल है कि हम डायनेमिक एनर्जी को ऐसा मान ले कि ये जो कुछ दिखता नहीं है वो एग्जिस्ट कर रहा है। But since we see daily phenomena which cannot be explained in any other manner, if one looks upon something nauseous and become inclined to vomit, did a material emetic come into his stomach which compels him to this anti-peristaltic movement? Was it not solely the dynamic effect of the nauseating aspect? देखो मैंने आपको बताया कि हम कोई भी ऐसा सब्सटेंस देखते हैं या किसी को उल्टी करते हुए भी देख लेते हैं या हम कोई गंदी चीज़ देख लेते हैं तो हमें एकदम से वॉमिटिंग होने लग जाती है या फिर नॉजिया फील होने लग जाता है। अब पेरिस्टाल्सिस कितना स्ट्रांग होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप उल्टे भी खड़े होगे तब भी खाना आपके पेट में ही जाएगा। इफ़ यू विल स्टैंड ऑन योर हेड ऑल्सो देन ऑल्सो द फूड विल गो इन टू योर स्टमक। बट एंटी पेरिस्टाल्सिस को करने के लिए कितनी स्ट्रॉन्ग डायनेमिक इन्फ्लुएंस चाहिए होगा, कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस चाहिए होगा। बट अगर हम किसी नॉजिएटिंग सब्सटेंस को देख लेते हैं, सो विदाउट एनी मटेरियल कनेक्शन बिटवीन अस एंड दैट नॉजिएटिंग सब्सटेंस, हमें वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है, हमारे अंदर एंटी पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाता है। तो वही डॉक्टर हैनेमैन कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस का हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। एज इफ वन रेजेज हिज आर्म, डज इट अकर थ्रू अ मटेरियल विजिबल इंस्ट्रूमेंट? A lever, is it not solely the conceptual dynamic energy of his which will raise it? ठीक है, तो ये डॉक्टर हैनेमैन ने इसमें बताया कि जैसे हम अपना हाथ उठाते हैं तो हमें कुछ भी ये नहीं सोचना पड़ता कि इसमें कोई एनर्जी लग रही है, हमें इसे किसी चीज़ से पकड़ के उठाना पड़ेगा। ये प्योरली डायनेमिक हमारा जो फोर्स है वही काम कर रहा है, वही हमको ये सारी कमांड्स दे रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है वो एक हारमोनियस वे में चल रही है। तो ये वाइटल फोर्स की बात कर रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वाइटल फोर्स। तो इसके अंदर एफोरिज्म हमने आज पढ़े 10, 11 और 9। तो इसमें वाइटल फोर्स इन डिजीज़, वाइटल फोर्स इन हेल्थ और वाइटल फोर्स इन डेथ की बात की गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एफोरिज्म 11 का जो फुटनोट है वो काफ़ी बड़ा है, बट इसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो अब हम एफोरिज्म 12 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।